मेरे बेटे का एसएससी का एग्जाम था। एग्जामिनेशन सेंटर मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पड़ा था। मैंने अपने पति राजेश से कहा कि वो मेरे बेटे आकाश के साथ चले जाएं, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो आकाश के साथ मैं ही निकल गई। लगभग 12 बजे की तरफ बच्चों की एंट्री हो गई थी। वहां मुझे शाम 5 बजे तक आकाश के बाहर निकलने का इंतजार करना था, इसलिए मैं पास के ही एक पार्क की तरफ चली गई और तभी मेरी नजर वहां पर सुषमा पर पड़ी, जो एक कार से उतरी और पार्क के बगल वाली गली के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो गली में आगे चलकर एक फ्लैट में दाखिल हो गई। मैं वहां से वापस आई और पार्क में बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। मैं सुषमा के बारे में सोच रही थी। वो देखने में किसी अच्छे घर की औरत लगती है, फिर वो इन गलत कामों में कैसे पड़ गई? सुषमा के बारे में मेरी ये सोच बेबुनियाद नहीं थी। सुषमा मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में अकेले ही रहती थी और उसके बारे में आसपास के सभी लोगों का यही कहना था कि वो गलत काम में है। आज मैंने उसे खुद अपनी आंखों से एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा तो मेरा ये शक यकीन में बदल गया था। मेरे बेटे का एग्जाम खत्म होने तक मैं पार्क में बैठी रही और पार्क के सामने वाले फ्लैट से सुषमा के बाहर निकलने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। एग्जाम खत्म हो गया और मैं अपने बेटे आकाश को लेकर वापस अपने घर आ गई। रात को जब मेरी नजर सुषमा के फ्लैट पर पड़ी तो वहां लाइट जल रही थी, जिसे देख मैं समझ गई कि वो घर वापस आ गई है। सुषमा का फ्लैट 2nd फ्लोर पर था और मेरा फ्लैट भी सुषमा के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर ही था। जब सुषमा के घर की खिड़की खुली होती तो उसका बेडरूम मेरे बेडरूम की खिड़की से बिल्कुल साफ नजर आता था। अक्सर मैं अपने कमरे की खिड़की से सुषमा को देखती, जो अपने किसी ग्राहक के साथ मुझे नजर आती थी। अगर सुषमा अपनी खिड़की बंद भी कर लेती तो भी उसके कमरे के अंदर जो उजाला होता था उसमें मैं उसकी हरकतों को अपने बेडरूम से आराम से देख सकती थी। आज भी उसकी खिड़की खुली दिखी तो मैं अपने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और हमेशा की तरह चाय का कप हाथों में लिए अपनी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर मैं आराम से बैठ गई। उसके बेडरूम की खिड़की बंद होने से पहले तक वो उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में मैंने उसे पार्क में एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था। तभी मुझे एक आदमी नजर आया और उसने सुषमा को अपने करीब कर लिया। सुषमा ने अपने कमरे की खिड़कियों को बंद कर लिया। काफी देर तक मैं अपनी खिड़की से सुषमा के फ्लैट पर नजरें गड़ाए बैठी रही, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके कमरे की लाइट बंद हो गई और मुझे लगा कि अब शो खत्म हो गया है। मेरे सामने चल रहे लाइव शो के खत्म होते ही मैं भी रात के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटे और मैं उन्हें और आकाश को खाना खिलाने में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद जब एसएससी का रिजल्ट आया तो मेरा बेटा आकाश बहुत दुखी हुआ। मेरे बेटे ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसका रिजल्ट खराब था। हालांकि पढ़ने में आकाश दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर था। 12वीं में तो उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन एसएससी के एग्जाम में वो अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो गया था। अपने इकलौते बेटे को उदास देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अगले दिन सुबह जब राजेश ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे तब मैं नाश्ता लेकर उनके पास गई और उनसे कहा कि आकाश को कुछ दिनों के लिए कहीं पर घुमा लाते हैं, जिससे उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा और इसी बहाने हम लोगों का भी एक छोटा सा टूर हो जाएगा। राजेश ने कहा, ठीक है, मैं आज ही ऑफिस पहुंचकर 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूं। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि राजेश का फोन आया और वो कहने लगे, मीनाक्षी, 1 सप्ताह की छुट्टियां मुझे मिल गई हैं। अब तुम बताओ कि मैं कहाँ का रिजर्वेशन कराऊं। मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि शिमला जाना कैसा रहेगा। राजेश बोले, ठीक है, तुम अगर कहती हो तो हम लोग शिमला ही चलते हैं, वो भी कल ही। मैं ऐसा करता हूँ कि शिमला का रिजर्वेशन अभी करवा कर तुम्हें सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। तुम भी अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दो। जब राजेश ने मुझे रिजर्वेशन की डिटेल भेजी तो मैं तो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि अगले दिन दोपहर की ही ट्रेन थी और मैंने जब ये बात अपने बेटे आकाश को बताई तो वो भी बेहद खुश हो गया। हम दोनों माँ बेटे शिमला जाने की तैयारी में लग गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 20 साल बाद मुझे शिमला जाने का दोबारा मौका मिला था।
तब भी हम 3 लोग ही वहां गए थे, मैं, मेरा प्रेमी नवीन और आकाश। हालांकि उस वक्त आकाश मेरे पेट में था। शिमला की वादियों में नवीन की बहुत सी यादें थीं, जिन्हें फिर से सहेजने का मौका मुझे 20 साल बाद मिलने वाला था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। मैं खाना बनाकर राजेश का इंतजार कर रही थी कि तभी मेरी नजर सुषमा के फ्लैट पर पड़ी, जिसकी लाइट अभी ऑन हुई थी और खिड़की भी अभी खुली थी। इसका मतलब ये था कि सुषमा अभी अभी घर में दाखिल हुई थी। मैं बेडरूम की खिड़की से सुषमा के घर को निहारने बैठ गई। उसकी खिड़की खुली हुई थी और मुझे सुषमा भी सामने ही नजर आ रही थी। तभी मुझे उसके रूम में एक आदमी नजर आया। दोनों के बीच मुझे देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बात पर उन दोनों की बहुत जोरदार बहस हो रही थी। तभी सुषमा ने अपनी खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसके कमरे की लाइट काफी देर तक जलती रही। उसकी खिड़की बंद होने के बाद जब तक उसकी लाइट जलती रही, तब तक मैं अपनी खिड़की से उसके बेडरूम पर नजरें बनाए हुए बैठी रही थी। खिड़की बंद होने के कुछ देर बाद ही मुझे कमरे की लाइट में दिख रही परछाइयों से ये पता चल रहा था कि वो लोग कुछ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे थे। और अगले ही पल में मुझे एक चीख भी सुनाई दी और इस चीख के बाद उस कमरे की लाइट भी बंद हो गई। सुषमा के घर के अंदर का नजारा देखकर इस बार मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि शिमला से वापस आते ही मैं राजेश से कहकर यहाँ से कहीं दूर दूसरा घर लेने के लिए बोल दूंगी, क्योंकि जिस जगह सुषमा जैसी गंदी औरत रहती हो उस जगह अब मैं और नहीं रह सकती थी। कल को मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और अगर पड़ोसी इतना गंदा होगा तो फिर उसकी बढ़ती हुई फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। मैं अगले 1 घंटे तक सर पर हाथ रखकर यही सब सोचती रही थी कि तभी मेरे पति राजेश भी वापस आ गए और बोले कि ऑफिस में आज ज्यादा काम होने की वजह से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसीलिए वो रात का खाना भी नहीं खाएंगे। मैंने राजेश को सर दर्द की दवा दी, जिसे खाकर वो बेडरूम में वापस जाकर सो गए। राजेश के सो जाने के बाद हम दोनों माँ बेटे रात के खाने में बिजी हो गए। खाना खाने के दौरान हम दोनों की अपनी बातें चलती रहीं कि शिमला में हम लोग क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। इस सब की हम प्लानिंग करते रहे और ये सब करते करते रात के 11 बज चुके थे। आकाश भी अपने कमरे में फिर सोने चला गया और मैं राजेश के पास आकर लेट गई। मैंने देखा कि राजेश सो चुके थे, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात भर सुषमा के बारे में ही सोचती रही। सुषमा के सामने वाले फ्लैट में रहने से अब मुझे बहुत खतरा महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि मैं ये सब अभी राजेश को बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगले दिन ही हम लोगों को शिमला के लिए निकलना है, इसलिए राजेश को बेकार की टेंशन देना अभी से ठीक नहीं है। लौटकर आराम से बात कर लेंगे। रात में देर तक जागने की वजह से सुबह उठने में मैं थोड़ा लेट हो गई और उठते ही शिमला जाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर के बाद मैं आकाश और राजेश के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने किचन में गई कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में खड़े एक आदमी को देख मैं बुरी तरह से घबरा गई। तभी वो आदमी बोला, आप सुषमा को जानती हैं? सुषमा का नाम सुनते ही मैं चौंक गई थी। दरवाजे की डोरबेल बजी तो मेरे पति राजेश भी जाग गए थे और जब उन्होंने सुना कि दरवाजे पर मैं किसी पुलिसकर्मी से बात कर रही हूँ तो फिर वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि कौन सुषमा, आप किस सुषमा की बात कर रहे हैं? वो इंस्पेक्टर बोला, दरअसल वो आपके सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत औरत रहती थी, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। राजेश ने कहा कि हमारा और सामने वाले फ्लैट का बिल्डर एक ही है और इसीलिए दोनों का एड्रेस लगभग एक जैसा ही है। सुषमा का एड्रेस हाथों में लिए कई बार लोग हमारे घर का डोरबेल बजा देते हैं। सुषमा को बस मैं इतना ही जानता हूँ। आप ये बताइए कि आप हमसे सुषमा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो वो इंस्पेक्टर बोला, दरअसल कल रात 9 से 10 बजे के बीच सुषमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला खत्म कर ली। सुषमा के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उसकी नौकरानी मीना के पास रहती है। सुबह जब वो झाड़ू पोछा करने के लिए सुषमा के फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो अपनी मालकिन को इस तरह से पंखे से लटकता देख उसकी चीख निकल गई और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके सब बता दिया। आप लोग सुषमा के पड़ोसी हैं, इसीलिए आपसे पूछताछ करना जरूरी था। शायद आप लोग सुषमा के बारे में कुछ जानते हो। राजेश बोले, हम लोग सुषमा के बारे में जितना जानते थे मैंने आपको बता दिया। तो पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है,
मैं चलता हूँ। आप लोगों को सुषमा के बारे में कभी कुछ भी याद आए तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके तुरंत ही बता दीजिएगा। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहां से जा चुका था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ चुके थे। घर से बाहर निकले तो देखा कि सुषमा के फ्लैट के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सुषमा के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुनीता आंटी को भीड़ में देखकर मैं भी उनके करीब चली गई। मुझे देखते ही वो कहने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। न जाने कितने ही आदमियों के साथ इसके गलत रिश्ते थे। ये औरत ऐसी ही थी। आखिर में उसे क्या हासिल हुआ? खुद की इज्जत को तबाह करके कोई भी सुकून नहीं खरीद सकता, और ऐसे लोग तो बेमौत ही मारे जाते हैं। पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात होने की वजह से मेरा शिमला जाना अब मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं घर आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सुषमा के बारे में सोचने लगी। कल रात को जो कुछ भी मैंने देखा, क्या वो मुझे राजेश को सब बता देना चाहिए? फिर मुझे लगा कि 20 साल बाद तो शिमला जाने का जैसे तैसे मौका मिला है। अब ये सब बात कर मैं क्यों बेवजह अपनी सरदर्दी मोल ले लूं? सुषमा को तो उसके गलत कर्मों की सजा आज नहीं तो कल मिलनी ही थी। उसकी वजह से मैं अपना टूर क्यों बर्बाद करूं? तभी राजेश मेरे करीब आए और बोले, मीनाक्षी तुम ही बताओ अब क्या करें? पड़ोस में तो इतनी बड़ी वारदात हो गई है, और ऐसे में क्या हमारा शिमला जाना ठीक रहेगा? मैंने कहा कि उस वारदात से भला हमारा क्या लेना देना है? सुषमा कोई अच्छी औरत तो थी नहीं, ना जाने वो कितनों का घर बिगाड़े बैठी थी। उसे तो एक ना एक दिन मरना ही था, तो उसके लिए हम क्यों टेंशन लें? रोज ही ना जाने ऐसी कितनी ही वारदातें होती हैं, तो क्या हम उसके लिए जीना छोड़ दें? देखो हमारा सामान तैयार है, इसलिए तुम स्टेशन तक जाने के लिए कैब बुक कर लो और हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। मेरी इस बात पर राजेश थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर वो मेरे करीब आकर बैठकर बोले, मीनाक्षी वो औरत भले ही कैसी भी थी, लेकिन थी तो वो हमारी पड़ोसी ही ना, और इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हम एक दिन बाद भी तो शिमला जा सकते हैं। वैसे भी मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। आज हम शिमला का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और मैं कल के लिए दोबारा रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। मैं तो शिमला जाने के लिए बेताब बैठी थी, लेकिन मेरे पति की बात भी अपनी जगह पर सही थी। एक दिन रुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। मैं घर के जरूरी काम निपटाकर सुषमा के फ्लैट की ओर गई तो मुझे पता चला कि पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है और उसके फ्लैट को सील भी कर दिया गया है। ये सब जानकारी लेकर मैं वापस अपने घर लौट आई। शाम को मेरे घर की घंटी बजी तो राजेश ने दरवाजा खोला। वहीं पुलिस वाला दोबारा सामने खड़ा था। उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजेश ने उसे अंदर बुला लिया और मुझे चाय लाने का इशारा किया तो मैं किचन की तरफ चली गई और 2 लोगों की चाय चढ़ाकर वापस लौट आई। पुलिस वाले ने कहा कि मेरा नाम अमित है और इस केस की जांच मैं ही कर रहा हूँ। हमने इस गली में लगे कुल 4 सीसीटीवी कैमरास के फुटेज की जांच की है। सुषमा के फ्लैट में कुल 4 फ्लोर हैं और सुषमा 2nd फ्लोर पर रहती थी। शुरुआती जांच में हमने देखा कि रात के 9 बजे के करीब सुषमा अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई। उसकी बिल्डिंग में दाखिल होने के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में भी कई लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए। बिल्डिंग के चारों ओर फ्लोर पर रहने वाले सभी लोगों से हमने उन लोगों की पहचान करवाई तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिल पाया जो संदिग्ध हो। इसलिए अभी तक की जांच में तो यही नजर आ रहा था कि उसने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच में भी यही बात निकल कर आई है कि उसने अपनी मर्जी से ये सब किया। लेकिन सुषमा के कमरे से हमें कोई भी ऐसा नोट नहीं मिला। सुषमा के घर से 2 अलग अलग आदमियों के पैरों के निशान मिले हैं, जिसकी वजह से ये मामला अब और पेचीदा हो गया है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि जब मैंने सुषमा के बेडरूम की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे बिल्कुल सामने आपका फ्लैट नजर आया। अगर रात में उसके घर में कोई आया और उसने सुषमा की हत्या की है तो आपके घर तक उसके चीखने की आवाज भी जरूर आई होगी, या अगर उस वक्त आपकी खिड़की खुली होगी तो शायद आप लोगों ने कुछ तो जरूर देखा ही होगा। इंस्पेक्टर अमित की इन बातों को सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने रात वाली बात अब तक अपने पति को नहीं बताई थी। अगर अब मैं वो बातें इंस्पेक्टर को बताती तो राजेश को शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रात की वारदात पर खामोश रहना ही ठीक समझा।
तभी मेरे पति ने इंस्पेक्टर से कहा कि कल रात को मैं खुद 10 बजे ड्यूटी से घर पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। इसलिए घर लौटते ही मैं सो गया और सुबह जब अपने दरवाजे की बेल बजाई तभी मेरी नींद खुली थी। मैंने ना तो कोई चीख सुनी और ना ही मैं खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखा और पूछा, बहन जी, ये तो घर में थे नहीं, आपने या आपके बेटे ने ऐसा कुछ देखा सुना हो तो बताइए। मैंने झट से कहा कि नहीं, मैंने भी कुछ नहीं देखा और मेरा बेटा तो उस वक्त अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा सुना होगा। इंस्पेक्टर ने जब मेरी ओर देखा तो मैं तभी घबरा गई थी। उसका सवाल सुनकर तो मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गई। मैं अपने चेहरे की बेचैनी को छुपाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन मैं कोई सातिर अपराधी तो थी नहीं। इसलिए इंस्पेक्टर ने मेरी घबराहट को महसूस कर लिया और बोला, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ जिसकी खिड़की सुषमा के फ्लैट से नजर आती है? इंस्पेक्टर को लेकर राजेश बेडरूम की ओर चले गए, लेकिन मेरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर वापस आकर सोफे पर बैठ गया। मैं ये भी भूल चुकी थी कि मैंने किचन में चाय चढ़ाई हुई है। जब चाय जलने की महक राजेश की नाक तक पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, चाय लेकर आओ। चाय की एक चुस्की लेकर इंस्पेक्टर ने कप टेबल पर रख दिया और बोला, क्या मैं आपके लड़के से कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? राजेश ने कहा, देखिए सर, जितना हम लोग जानते थे आपको सब बता चुके हैं। अब इस मामले में मेरे बेटे को मत घसीटिए, क्योंकि वो बस एक स्टूडेंट है और उसका एसएससी का रिजल्ट भी खराब आने से वो काफी स्ट्रेस में है। आपकी बातों से वो और ज्यादा घबरा जाएगा। उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही तो हम लोग आज शिमला के लिए निकलने वाले थे, लेकिन पड़ोस में हुई वारदात की वजह से हम लोगों ने आज का ट्रिप कैंसिल कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कल शिमला के लिए निकल जाइए और अपना नंबर मुझे दे दीजिए, ताकि कोई भी जरूरत हो तो मैं फिर आपसे कभी भी बात कर सकूं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद पूरे दिन मैं टेंशन में रही। राजेश ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इंस्पेक्टर की बातों से मुझे एक अनजाना सा डर सताने लगा था। सुषमा के रूम में एक आदमी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे यकीन था कि उसी आदमी ने ही सुषमा को मारकर फांसी पर लटकाया होगा, जिसे पुलिस समझ रही है कि सुषमा ने खुद ये किया है। दरअसल ये हत्या का मामला था और इस हत्या की चश्मदीद गवाह मैं होती। अगर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं तो हो सकता है कि कातिल जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब अगर मैंने अपना बयान बदला तो मैं राजेश की नजर में भी गिर जाऊंगी। यही सोचकर मैंने तय कर लिया कि किसी भी सूरत में मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन हम लोग शिमला के लिए निकल पड़े। शिमला पहुंचे तो रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और शिमला मार्केट की ओर चल दिए। वहां पहुंची तो सामने ही शिमला कॉटेज नजर आया, जो पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा नहीं बदला था। मैंने राजेश से कहा कि हमारे ठहरने के लिए ये होटल अच्छा रहेगा, तो राजेश ने भी मेरी बात मानकर शिमला कॉटेज की ओर बढ़ गए। वो होटल महंगा होने के कारण राजेश ने हम तीनों लोगों के लिए एक ही रूम बुक किया, और ये संयोग था या मेरी मोहब्बत की ताकत थी कि हमें कमरा नंबर 114 ही मिल गया था। इस कमरे से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई थीं, इसलिए कमरे के अंदर पहुंचते ही मेरे दिल को बेहद सुकून मिला। मेरा बेटा आकाश भी कमरे में आकर राहत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के लिए कमरा नया नहीं हो, लेकिन मैं जानती थी कि आकाश पिछली बार जब इस कमरे में आया था तब वो मेरे पेट में था और मैं अपने प्रेमी नवीन के साथ यहाँ आई थी। शिमला कॉटेज के रूम नंबर 114 में इस वक्त हम 3 लोग थे। खाना खाकर कल के टूर की पूरी प्लानिंग करने के बाद दोनों बाप बेटे बेड पर लेट गए और मैं एक गद्दा रजाई लेकर जमीन पर लेट गई और 20 साल पुरानी यादों में खो गई थी। तब मैं अपने घर पर रहती थी और कोचिंग के लिए पास ही के चौराहे पर जाया करती थी। वहां मुझे नवीन मिला, जो मेरी ही कोचिंग में पढ़ाता था। मैं नवीन से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि नवीन से शादी करना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि नवीन पहले से शादीशुदा था। इधर जब मेरे घर वालों को नवीन से मेरी नजदीकियों के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी कोचिंग छुड़वा दी। नवीन मेरे घर से काफी दूरी पर रहता था, इसलिए कोचिंग छूटने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारी मुलाकातें हो पाती थी। घर वालों ने राजेश से मेरी शादी करने का मन बना लिया था।
उस वक्त राजेश भी मेरे घर पर किराए पर रहकर अपनी नौकरी की पढ़ाई कर रहा था। राजेश बेहद संपन्न परिवार का लड़का था, इसलिए मेरे घर वालों ने राजेश को मेरे घर में कमरा दे दिया ताकि मैं और राजेश एक दूसरे के करीब आ जाएं। मेरे पापा का ये आइडिया कामयाब हो गया क्योंकि राजेश भी काफी हैंडसम और अच्छा लड़का था। मैं पढ़ाई के बहाने जब भी राजेश के रूम में जाती तो मेरे घर वाले खुश होते, लेकिन मेरे कोचिंग जाने की बात सुनते ही मेरे मम्मी पापा बेहद गुस्सा हो जाते। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने से नवीन से मिलती रहती थी। एक दिन मैं अपने घर की छत पर राजेश के रूम में थी। इसी बीच राजेश ने मुझसे नजदीकियां बढ़ाई और फिर हमारे बीच वो सब हो गया जिससे मैं अब तक बचती हुई आ रही थी। राजेश के रूम से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आई और रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने नवीन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अगर मैं नवीन से सच्चा प्यार करती हूँ तो फिर राजेश के साथ वो सब क्यों? मैं नवीन के साथ जब भी मिलती तो गोलियों का इस्तेमाल करती ताकि मैं प्रेगनेंसी से बच जाऊं, और राजेश के साथ वो सब होने के बाद भी मैंने तुरंत अपने बेड के नीचे छुपी हुई गोलियां निकाली और उसमें से 2 गोलियों को खा गई। इस घटना को 20 दिन बीत गए। इसी बीच मैंने राजेश से दूरी बनाए रखी। राजेश भी उस दिन की घटना से बेहद शर्मिंदा था, इसलिए वो भी मुझसे नजरें चुराने की कोशिश में लगा रहा। एक दिन मैं घर से बहाना बनाकर निकली और सीधे नवीन के पास चली गई। तब नवीन मुझे साथ लेकर अपने एक स्टूडेंट के रूम पर पहुंचा। इस रूम में नवीन और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। पूरा दिन हम दोनों उस कमरे में रहे और हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। मैं शाम को घर लौटी तो पता चला कि राजेश अपने गांव वापस चला गया है। मुझे अब राजेश की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं राजेश से नहीं बल्कि नवीन से शादी करूंगी। राजेश की पहली बीवी बनने से अच्छा था कि मैं नवीन की दूसरी बीवी बन जाऊं। लेकिन ये होगा कैसे? तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज पूरे दिन नवीन के साथ थी, पर मैंने तय किया कि मैं आज कोई गोली नहीं खाऊंगी और कुछ महीनों के बाद मैं नवीन पर शादी के लिए दबाव बनाऊंगी तो फिर वो अपने बच्चे के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। 2 सप्ताह के बाद जब मैं खुद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पेट में नवीन का बच्चा पल रहा था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। अगर इस वक्त मैं नवीन को ये बात बता देती तो वो मुझ पर बच्चे को हटाने का दबाव बनाता, इसलिए मैंने सही वक्त का इंतजार किया और जब मुझे लगा कि अब मामला नवीन के हाथ से निकल चुका है, मैंने उसे शिमला चलने के लिए मना लिया। मैं घर में बहाना करके एक दिन के लिए नवीन के साथ शिमला पहुंच गई और तब मुझे शिमला कॉटेज में यही 114 नंबर का रूम मिला था। पूरा दिन हम लोग शिमला में घूमे और जब वापस चलने का समय हुआ तब मैंने नवीन से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब तुम मुझसे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते। नवीन ने बच्चा हटाने की काफी मिन्नतें की, लेकिन मैंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। शिमला से घर आने के कुछ दिनों के बाद तक नवीन लगातार मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ तो फिर वो उस जगह को छोड़कर गायब हो गया। मैंने नवीन के हर जानने वाले से उसके बारे में पता किया, लेकिन मुझे उसकी कोई खबर नहीं लग पाई। वो उस शहर से हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुका था। ये देखकर मैं बेहद घबरा गई थी, क्योंकि दिन ब दिन मेरा पेट अब भारी हो रहा था। एक दिन अचानक मुझे उल्टियां शुरू हो गईं, तो मेरी माँ मेरी इस हालत को पहचान गई। वो फिर मुझे तुरंत ही लेकर कमरे में गई और बोली, सच सच बता, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मैंने माँ से उस वक्त झूठ बोल दिया कि ये राजेश का बच्चा है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मेरी माँ की सारी टेंशन दूर हो गई। वो बोली, राजेश बेहद अच्छे घर का लड़का है। उसके घर वाले तो हमारे जैसे घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी भी नहीं करते, इसीलिए तेरे पापा ने उसे अपने घर में रखा था ताकि वो तुझसे मोहब्बत करने लगे और इस तरह तू राजेश की बीवी बन जाए। अब तो बैंक में उसकी सरकारी जॉब भी लग गई है। राजेश से अच्छा लड़का तो तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिल पाता। क्या तुमने अपने पेट से होने की बात राजेश को बताई है? मैंने कहा कि वो तो अपने गांव चला गया, तो मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। माँ ने कहा कि तुम उसे अभी कॉल करके सारी बात बता दो और बोलो कि इसी महीने वो तुमसे शादी करे। माँ का ये आइडिया काम कर गया।
और मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई। राजेश को तो पक्का यकीन था कि मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि ये राजेश का नहीं बल्कि नवीन का बच्चा था। मेरे सीने में दबा ये राज ऐसा था जिसे मैं आखिरी सांस तक छुपा कर रखना चाहती थी। राजेश से शादी के बाद मैं काफी समय तक इस शहर में रही। फिर इसी बीच राजेश के घर वालों ने भी मुझे अपना लिया था। 5 साल पहले राजेश ने अपनी कमाई से इस दूसरे शहर में फ्लैट खरीदा तो मैं उसके साथ यहाँ आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि राजेश पलंग से नीचे उतरकर मेरे करीब आकर लेटे हुए थे। राजेश आज भी मुझे बेहद प्यार करते हैं। ये बात जानकर मैं कभी कभी खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगती हूँ। हालांकि मैं भी राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और ये बात भी पूरी दुनिया को मालूम थी। मैंने राजेश को जगाया और फिर वो फ्रेश होने चले गए। हम तीनों ने कुल 3 दिनों तक शिमला में खूब मौज मस्ती की। राजेश का इरादा था कि शिमला से मनाली चलें, लेकिन इसी बीच उनके नंबर पर थाने से इंस्पेक्टर अमित का कॉल आ गया और हम लोग वापस अपने घर लौट आए। शाम को ही इंस्पेक्टर हमारे ड्राइंग रूम में बैठे थे और सुषमा के केस के बारे में वो राजेश से चर्चा कर रहे थे। मैंने चाय टेबल पर रखी थी कि इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, क्या सुषमा कभी किसी काम से आपके घर आई थी? मैंने कहा नहीं, वो पड़ोस में किसी से मतलब नहीं रखती थी। इंस्पेक्टर ने ये सुनकर गहरी सांस ली। बोले, दरअसल आप लोगों को इतना अर्जेंटली बुलाने का कारण यही था कि सुषमा की कॉल डिटेल से हमें ये पता चले कि सुषमा का एक आदमी के साथ गहरा रिश्ता था। सुषमा के नंबर से सबसे ज्यादा कॉल इस आदमी के नंबर पर ही की गई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर तो यहीं पास में ही एक्टिवेट था और सुषमा की मौत के बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब हम लोग उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां से हमें नवीन नाम के एक आदमी की लाश कमरे के पंखे से लटकी मिली। साथ ही एक आखिरी नोट भी मिला जिसे जब्त कर पुलिस ने राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दिया। इंस्पेक्टर के मुंह से नवीन का नाम सुनकर एक बार फिर से मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं समझ गई थी कि उस दिन सुषमा को मैंने जब उस जगह पर देखा था तो वो नवीन से ही मिलने गई थी, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर मेरे बेटे का सेंटर पड़ा था। तभी राजेश ने कहा कि आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? सर, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि नवीन के नंबर से आपके नंबर पर कॉल हुई है। इतना ही नहीं, सुषमा से भी आपका संपर्क था। ये बात हमें सुषमा के कॉल डिटेल से पता चली है, इसीलिए आपको इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा और मुझे आपके वो जूते भी चाहिए जो आप 9 तारीख की उस रात पहनकर ड्यूटी गए थे। इंस्पेक्टर की इस बात से मैं सदमे में आ गई थी। राजेश के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। पुलिस राजेश को थाने ले गई और मैं भी राजेश के साथ थाने पहुंच गई। शाम तक राजेश से पूछताछ होती रही। मुझे पक्का यकीन था कि वो बेकसूर है, लेकिन नवीन और सुषमा से राजेश का संपर्क होने की बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। रात के 8 बजे तक पुलिस ने मुझे थाने में ही रोका और राजेश को लेकर मेरे घर पहुंच गई। 1 घंटे के बाद ही पुलिस राजेश को थाने वापस लाई और रात के 10 बजे हम दोनों पति पत्नी को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और हमारे घर पर छोड़ दिया। जाते समय इंस्पेक्टर अमित ने मेरे पति से कहा, राजेश जी, हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें सुषमा का आखिरी नोट आपके घर से मिल चुका है और नवीन का आखिरी नोट तो हमें पहले ही मिल चुका था। आप एक भले इंसान हैं, लेकिन जब तक जांच फाइनल नहीं हो जाती तब तक आप इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम आपके दिए हुए सारे सबूतों पर एक बार फिर से गौर करेंगे। याद रखिए कि जब तक सुषमा का केस कोर्ट में चलेगा आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अमित के जाने के बाद राजेश मेरे करीब आए, लेकिन मैं उनसे बेहद नाराज थी। मैंने आकाश को आवाज लगाई, वो भी बेहद घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और बाहर से रात का खाना ले आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि होटल बंद हो जाए। आकाश के जाने के बाद मैंने राजेश से गुस्से में कहा कि तुम 20 साल से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति समझती रही, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं कभी बताया कि तुम्हारे सुषमा से भी गलत रिश्ते थे, वरना आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारा सुषमा और नवीन से क्या रिश्ता था? राजेश ने कहा कि ये बात 21 साल पुरानी है। तब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और मेरी बीवी सुषमा भी बीएड की तैयारी में थी। मैंने अपने घरवालों को राजी किया कि वो हम दोनों पति पत्नी को दूसरे शहर जाने की अनुमति दे।
ताकि हम वहां रहकर अपनी अपनी तैयारी कर सकें। मेरे घर वाले काफी समझदार थे। उन्हें भी लगा कि छोटे कस्बे में रहकर हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पिताजी ने हमें अपने छोटे भाई के पास दूसरे शहर जाने की अनुमति दे दी। सुषमा और मैं अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ गए। वहां पर मेरे चाचा का घर था और मैं और सुषमा उन्हीं के यहाँ रहने लगे। मैंने नजदीकी कोचिंग में सुषमा का एडमिशन करवा दिया। कुछ समय के बाद ही सुषमा अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगी।